एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून की यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति या नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति टॉपिक को पढ़ते वक्त हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून माना जाए या ना माना जाए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है और अलग अलग विचारकों ने इसको कैसे परिभाषित किया है, और इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून माना भी जाए या नहीं माना जाए। तो राजनीतिक विचारकों में मतभेद है और सबने अपने तरीके से अलग अलग प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हुए ये माना है कि कुछ विचारक कहते हैं कि ये कानून है, कुछ कहते हैं कि ये कानून नहीं है। कुछ ने कहा है कि ये दंड और व्यवहार के कानून से संबंधित हैं, तो कुछ विचारक कहते हैं कि ये नीति शास्त्र से ही संबंधित है, यानी नैतिक आचरण विभिन्न देश कैसे करें केवल इससे ही इसको संबंधित माना जा सकता है। और कुछ ने तो इसको कानून की श्रेणी में बिल्कुल ही नहीं माना है, तो इसका अस्तित्व ही नहीं मानते हैं। तो इन आधारों पर हम अलग अलग विचारकों की राय देखेंगे और इसकी प्रकृति को या इसके नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। कुछ विचारक हैं जैसे जॉन ऑस्टिन, कॉलरिज, हॉब्स, प्यूडेनडॉर्फ, हॉलैंड, जेथरो ब्राउन, लॉर्ड सैलिसबरी, ये ऐसे विचारक हैं जो इसको बिल्कुल कानून की श्रेणी में नहीं मानते हैं। इसमें अगर हम बैटल के अनुसार देखें तो बैटल का ये मत है कि राष्ट्र के कानून, जो विभिन्न विश्व के देश हैं, उनके कानून प्राकृतिक नियमों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी तरह गार्नर, जो प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हुए हैं, वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की मुख्य दुर्बलता ये है कि इसमें समुचित बाध्यता नहीं है। मतलब ये इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि विभिन्न देशों को इन कानूनों को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता, कोई दंड शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए कानून की श्रेणी में इनको नहीं रखा जा सकता। लॉर्ड सैलिसबरी का भी कथन है कि इन्हें कानून कहना ही भ्रमात्मकता है, यानी इसको अगर हम कानून कहते हैं तो भ्रम उत्पन्न ही होगा, वास्तविकता स्पष्ट नहीं होगी। ऐसे ही हॉब्स और प्यूडेनडॉर्फ विचारक हैं, वो लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे कानूनी शक्ति नहीं है और ये किसी सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा कहा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे जब कानूनी शक्ति नहीं है, जैसे एक देश में यदि कानून होते हैं तो अगर उसका उल्लंघन नागरिक करते हैं तो उसके पीछे दंड शक्ति है, पुलिस है, न्यायालय है और सजा का प्रावधान है। लेकिन यदि विश्व अंतर्राष्ट्रीय कानून का संबंध क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों से है, तो कोई भी देश यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है तो उसके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, उसकी दंडकारी शक्ति नहीं है, और उसका अभाव होने के कारण ये भी इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत नहीं मानते हैं, इनको कानून नहीं मानते हैं। तो ये सभी विचारकों ने जो इसके विपक्ष में तर्क दिए हैं, इसको हम कुछ आधारों पर और स्पष्ट कर सकते हैं। और इन्होंने जो तर्क दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून नहीं है, तो उसके पीछे एक तो वो स्पष्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, बाध्यकारी शक्ति का अभाव होना। बाध्यकारी शक्ति से यहाँ अभिप्राय है कि यदि कोई भी विश्व का देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई दंडकारी शक्ति होनी चाहिए, उसके उल्लंघन करने का उसको दंड मिलना चाहिए। और चूंकि वो प्रभावशाली नहीं है विश्व स्तर पर, और इसलिए इसको कानून का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई भी विश्व का देश उल्लंघन करता रहता है
तो ये कैसे कानून हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये कानून किसी निश्चित व्यक्ति या संप्रभु शक्ति के द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे किसी देश में कानून वहाँ की संसद या व्यवस्थापिका के द्वारा वो निर्मित होते हैं और वो उसी के द्वारा लागू किए जाते हैं और जिसका पालन संपूर्ण देश की जनता करती है। तो ये कानून किसी निश्चित व्यक्ति या संप्रभु शक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व स्तरीय कानून है जिनका निर्माण विश्व के विभिन्न देशों ने मिलकर किया है और जिसका के पीछे एक कोई निश्चित देश या एक निश्चित संप्रभु शक्ति न होने के कारण ये उतने अधिक प्रभावशाली नहीं है जितने कि एक राष्ट्रीय कानून होते हैं। तो इस वजह से भी इन्हें कानून के दर्जे में नहीं रखा जा सकता। एक तर्क इन्होंने ये दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने वाली कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, ना इसका उल्लंघन हो सकता है। जैसे एक देश में यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके पीछे पुलिस शक्ति है, न्यायालय की शक्ति है, कानून है और उसके आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी देश में कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको पूरा बाकायदा न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको दंड मिलता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इन विचारकों का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में नहीं है, ना तो इनकी कोई व्याख्या की जा सकती है, स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता और न ही उल्लंघन होने पर कोई व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में इनको कानून कैसे माना जाए, तो इसको कानून वो नहीं मानते हैं। एक तर्क ये भी देते हैं ये विचारक कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन कानूनों को लागू करने वाली कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका भी नहीं है। जैसे एक देश में सरकार के हम देखते हैं 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका उन कानून के अनुसार न्याय करती है। तो ये विचारक ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसे कोई सरकार के अंग नहीं है, विश्व सरकार ही नहीं है और इन कानूनों को लागू करने वाली कोई कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव नहीं है, तो क्रियान्वयन कैसे होगा। तो इस तरह क्योंकि हर विश्व का देश स्वतंत्र है, संप्रभु है, तो वो बाध्य नहीं है कि इस तरह के कानूनों को वो लागू करे या उनका पालना करे। तो इस वजह से भी इन्हें कानून नहीं माना जा सकता और ये विचारक इसको कानून का दर्जा नहीं देते हैं। एक और भी तर्क इन्होंने दिया है कि ये कानून अनिश्चित है क्योंकि इनका संहिताकरण ही समुचित रूप में नहीं किया गया है। यदि हम भारत में देखें, हमारे कानून जो है उनकी काफ़ी किताबें हैं, संविधान हैं, हर जगह लिखित रूप में कानून उपलब्ध हैं और उनको आधार बनाकर न्यायपालिका के द्वारा कार्य किया जाता है और समुचित रूप से निश्चित हैं और व्यवस्थित हैं। अन्य देशों में भी हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून निश्चित और व्यवस्थित हैं। लेकिन ये विचारक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को हम कानून कैसे मानें, क्योंकि वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, क्योंकि उसका कोडिफिकेशन संहिताकरण नहीं हुआ है, वो लिपिबद्ध नहीं है तो वो निश्चित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो समुचित रूप में जब संहिताकरण नहीं हुआ है तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून का दर्जा नहीं दिया जा सकता और ये कानून नहीं कहे जा सकते। तो ये विभिन्न ऐसे तर्क हैं जिनके आधार पर इन विचारकों ने इन कानून को कानून की श्रेणी में न मानते हुए बल्कि एक नैतिकता के दृष्टिकोण से अधिक स्पष्ट किया है। इन्होंने इसको नैतिकता ही अधिक माना है और ये सभी विचारक इसको कानून की जगह ये मानते हैं कि इसको मॉरलिटी की श्रेणी में मानना ज़्यादा उचित है। दूसरा हम विचारकों का वर्ग देखते हैं जो इसके बिल्कुल विपरीत है और वो हैं सर हेनरी मैन, स्टॉर्क, ओपेनहीम, बियरली, लॉर्ड रसेल। ये विभिन्न विचारक अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में मानते हैं और ये मानते हैं कि इनको कानून कहना उचित है। राष्ट्रीय जैसे कानून होते हैं किसी देश के, उसी की भांति ये भी कानून है, यथार्थ है, व्यवहारिकता पर आधारित है और इनको सुनिश्चित भी माना जा सकता है।
अगर हम इनके कोटेशंस देखें, कथन, तो सर हेनरी मैन लिखते हैं, किसी भी कानून के लिए आवश्यक नहीं कि बाध्यकारी शक्ति ही हो, वरन सहज विवेक के द्वारा भी जिनका पालन होता है ऐसे कानूनों का अस्तित्व हो सकता है। यानी कि उसके लिए जरूरी नहीं पुलिस, दंड या न्यायपालिका ही हो, बल्कि जो भी सहज अपने विवेक से, बुद्धिमत्ता से किन्हीं भी कानूनों को मानते हैं, पालना करते हैं, उन सभी को हम कानून के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बियरली का मानना है कि इंग्लैंड के कानून रीति रिवाजों पर आधारित हैं और कानूनों का अस्तित्व इस आधार पर हो सकता है। इंग्लैंड के, अगर आपने सेकेंड ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वहाँ का संविधान अलिखित है और अधिकतर वहाँ पर रीति रिवाज, परंपराएं, अभिसमयों पर ही आधारित है वहाँ का संविधान, और उसके आधार पर ही वहाँ बरसों से राजनीतिक व्यवस्था भी संचालित हो रही है। कानूनों का अस्तित्व वहाँ भी देखा जा सकता है। तो जब इंग्लैंड में राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून रीति रिवाज पर आधारित होकर चल सकते हैं और वो कानून के रूप में उसका अस्तित्व हम देखा जा सकता है, तो विश्व स्तरीय जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य लागू होने वाले कानून हैं, उनका अस्तित्व भी बिना लिखित व्यवस्थित हुए भी रीति रिवाजों के आधार पर भी उन कानूनों का अस्तित्व मान्य हो सकता है। इसी तरह ओपेनहीम ने भी कहा है कि कानूनों के लिए समुदाय नियमों का संग्रह, नियमों के पालन कराने वाली बाह्य शक्ति आवश्यक होती है। तो जब कानून के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं और वो सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हैं, तो फिर उसको भी हम कानून की श्रेणी में ही रख सकते हैं। तो ये जितने भी विचारक हैं, इन्होंने अपना अलग ही तर्क दिया है और ये स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है और उनको हम उस श्रेणी में रख सकते हैं, वो उचित है। इन्होंने जो भी अपने पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में जो भी तर्क दिए हैं, उनको हम कुछ आधार पर और स्पष्ट कर सकते हैं, कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन न करने का अर्थ ये नहीं है कि ये कानून नहीं है, कानून तो हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखते हैं कि कानून होते हैं, लेकिन उल्लंघन भी करते हैं नागरिक, तो उल्लंघन तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य लागू होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून, और कोई भी विश्व का देश यदि उसका पालन नहीं कर रहा, तो पालन न करने का मतलब ये नहीं है कि ये कानून नहीं है, कानून तो वो हैं। दूसरा ये है कि विश्व के सभ्य देश इसे मान्यता प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून वे कानून हैं जिसको विश्व के सभी वो देश जो चाहते हैं विश्व में शांति रहे, व्यवस्था रहे और सुनिश्चितता रहे, तो सुरक्षित रहे विश्व के सभी देश, और वो इन कानूनों को मान्यता देते हैं, इनकी पालना भी करते हैं। तो जब विश्व के सभ्य देश इन्हें मान्यता दे रहे हैं, तो कानून के पीछे मान्यता होना आवश्यक है और वो इसे प्राप्त है, इसलिए ये कानून के दर्जे में आते हैं। एक और तर्क हम देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग, विश्व व्यापार संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें विश्व के विभिन्न देश सदस्य हैं। इनके द्वारा इन कानूनों का निर्माण होता है और होता जा रहा है। तो जब इस मान्यता प्राप्त विश्व स्तरीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वो इन कानूनों को बनाते हैं जिसमें कई सभ्य देश शामिल हैं, मेंबर हैं, तो ऐसे कानूनों का निर्माण जब ये सोच समझ के करते हैं, सुनिश्चित आधार पर करते हैं, विश्व के सभी देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो इनको हम कानून का दर्जा दे सकते हैं। इसी तरह इन्होंने एक तर्क दिया है
कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा इन कानूनों को आधार बनाकर विभिन्न विश्व के देशों के मतभेद झगड़ों का समाधान किया भी जाता रहा है और किया जा भी रहा है। तो जिस तरह से एक देश के अंतर्गत न्यायालय होते हैं हर स्तर के, चाहे वो लोकल लेवल के हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों या नेशनल लेवल के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, जैसे भारत में भी हैं, उसी तरह से विश्व स्तरीय जो न्यायालय है उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग भी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो विश्व जैसे हम देश के अंतर्गत देखें, एक राष्ट्र में अगर दो नागरिकों के बीच झगड़ा है तो वो विवाद न्यायालय में, राष्ट्रीय न्यायालय में सुलझाया जाता है। उसी तरह विश्व स्तरीय दो देशों के मध्य अगर कोई झगड़ा है, मतभेद हैं, तो उनका समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा होता है। तो न्यायिक संस्था है विश्व स्तरीय और जो सभी सभ्य देशों के द्वारा ये मान्य भी है। तो जो ये कानून है अंतर्राष्ट्रीय कानून, उन्हीं को आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व के विभिन्न देशों के मतभेदों का समाधान करता है। विभिन्न जो राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं उनको लेकर समाधान करता है, उन पर न्यायिक प्रक्रिया चलाता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधार भी ये अंतर्राष्ट्रीय कानून ही है, इसलिए इनको कानून मानना गलत नहीं है। एक और तर्क इन्होंने पक्ष में दिया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून नैतिकता पर आधारित है, परंतु इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि की बाध्यकारिता भी है, ये नैतिकता से भी ऊपर है। जैसे हम ये हमें स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर यदि व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है तो उसका आधार नैतिकता होता ही है। तो कानून का आधार हमेशा नैतिकता होता है, अच्छा होता है, सभी लोगों के हित में होता है। राष्ट्रीय कानून व्यक्ति के हित में है, अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के हित के लिए हैं। तो आधार इसका नैतिकता है, लेकिन इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ की बाध्यकारिता है। अगर कोई भी देश इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ मिल के जितने सदस्य देश हैं वो मिलकर उसके अगेंस्ट कार्यवाही कर सकते हैं और की भी है अनेकों बार। उदाहरण के लिए जब इराक के सद्दाम हुसैन ने पड़ोसी देश कुवैत को हड़प लिया था और उसके बाद उसने कुवैत को कैप्चर करके ये मान लिया कि ये मेरा देश का हिस्सा है, जो कि इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट था। तो फिर यूएनओ ने मिलकर, संयुक्त सेना ने मिलकर इराक के सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्यवाही की थी और फिर कुवैत को स्वतंत्र कराया, खाली कराया इराक से। तो इस तरह के विभिन्न उदाहरण हम विश्व स्तरीय आधार पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अगर कोई भी दुनिया का देश उल्लंघन करता है तो यूएनओ उसके खिलाफ कार्यवाही करता है और उसको बराबर उसके खिलाफ दंड मिलता भी है। तो या तो आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे या यूएनओ की संयुक्त सेना उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी या कूटनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह के उदाहरण हम देख सकते हैं और इन आधारों पर ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं। ये हमने दोनों तर्क देखे अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में, इसकी प्रकृति के संबंध में कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है, दूसरा कानून नहीं है। ये दोनों ही तर्कों को हमने एक्सप्लेन किया इसकी प्रकृति के संदर्भ में, और इन दोनों आधारों से, दोनों प्रकार के विचारकों के तर्कों से ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, वास्तव में ये सुनिश्चित कानून है और विश्व के संप्रभु देशों के कानूनों की भांति ही इनका भी अस्तित्व है, इनको भी मान्यता प्राप्त